हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और आज की वीडियो का टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स आस्क्ड इन यूपी पीजीटी एंड यूपी टीजीटी 2021। टीजीटी और पीजीटी 2021 में जितनी भी लिटरेरी टर्म्स पूछी गई हैं फ्रेंड्स, उन सभी को एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं। और लगभग 28 से 30 टर्म्स हैं और आप देख सकते हैं कि एक ही एग्ज़ाम में कितनी ज़्यादा लिटरेरी टर्म्स पूछी गई हैं और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट भी हैं फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं। पहले यूपी पीजीटी की देख लेते हैं, फिर यूपी टीजीटी की लिटरेरी टर्म्स एक्सप्लेन करेंगे फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज देयर आर सम स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इन रेफरेंस विद द टर्म प्रोसोडी फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फ्रेंड, इसको मैंने हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि कई बार क्या होता है, करेक्ट और इनकरेक्ट में हम मिस्टेक कर जाते हैं और गलतियां कर बैठते हैं, क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाता है। इसीलिए क्वेश्चन को 2 बार पढ़ें और ध्यान से ये देखें कि वहाँ पर ट्रू पूछा गया है कि नॉट ट्रू पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है कि इनकरेक्ट पूछा गया है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है और बोला गया है कि प्रोसोडी के बारे में इनकरेक्ट क्या है। तो ऑप्शंस हम नहीं पढ़ेंगे, सीधे आंसर्स एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि ऑप्शंस पढ़ने में जो वीडियो है वो बहुत लेंदी हो जाएगी और टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। सो ऑप्शन सी इज़ राइट हियर 3 and 4. The third and the fourth statement are incorrect about prosody. It is also studies figures of speech and it does not include study of speech and patterns and effect are not correct. थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट नहीं है prosody के बारे में, और फर्स्ट और सेकंड जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। जिसने एग्ज़ाम दिया होगा उसको पता होगा और जिसने नहीं दिया है वो भी देख ले कि ये पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और प्रोसडी की डेफिनेशन है द पैटर्न ऑफ रिदम एंड साउंड इन पोएट्री। पोएट्री में जो रिदम होता है, जो पैटर्न होता है, साउंड होता है, उसको प्रोसडी बोला जाता है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ डिफाइंड ट्रेजेडी एज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ ए सर्टेन मैग्नीट्यूड। ट्रेजेडी की ये डेफिनेशन किसने दी है फ्रेंड्स? ये वेल नोन डेफिनेशन है, ये कोई भी गलत नहीं करेगा और ये एरिस्टोटल ने दी है। इन हिज पोएटिक्स एरिस्टोटल हैज़ डिफाइंड ट्रेजेडी एज an imitation of an action that is serious, complete and a certain magnitude through pity and fear affecting the proper purgation catharsis of these emotions। ये डेफिनेशन एरिस्टोटल ने अपनी बुक पोएटिक्स में दी है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो एरिस्टोटल हो जाएगा। नेक्स्ट है इन ए ट्रेजेडी द टर्म कैथारसिस कैन बी ब्रॉडली इंटरप्रेटेड एज। कैथारसिस को हम इनमें से कैसे एक्सप्लेन करेंगे फ्रेंड्स? तो ऑप्शन बी इज़ राइट हियर। इन ए ट्रेजेडी कैथारसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग स्ट्रॉन्ग इमोशंस। कैथारसिस किसको बोलते हैं फ्रेंड्स? जब स्ट्रॉन्ग इमोशंस रिलीज होते हैं थ्रू पिटी एंड फियर। वो पिटी हो सकती है, दया हो सकती है प्रोटोगोनिस्ट के ऊपर, या फियर हो सकता है उसकी किसी चीज़ को लेकर, सच एज राइटिंग इन थिएटर। कैथारसिस इज़ अ टर्म इन ड्रामेटिक आर्ट दैट डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ ट्रेजेडी। एरिस्टोटल की जो पोएटिक्स बुक है उसके चैप्टर 6 में कैथारसिस को एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट है द टर्म यूटोपिया डेजिग्नेट द क्लास ऑफ फिक्शनल राइटिंग इन। जो यूटोपिया टर्म है वो किस फिक्शनल राइटिंग को डेजिग्नेट करती है, एक्सप्लेन करती है फ्रेंड्स। So option C is right here. Utopia is an imaginary land and society that possess highly desirable or nearly perfect qualities. यूटोपिया एक ऐसी इमेजरी लैंड है, ऐसा एक काल्पनिक स्थान है, एक ऐसी सोसाइटी है जो कि बिल्कुल परफेक्ट क्वालिटीज़ से भरी है और जो वहाँ के सिटीजन्स हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है, वहाँ कोई कमी नहीं है। द टर्म यूटोपिया वाज कोइन्ड बाय सर थॉमस मोर। ये जो टर्म है ये थॉमस मोर के द्वारा कोइन की गई थी एंड इट रिप्रेजेंट एन आइडियल बट नॉन एग्जिस्टेंट पॉलिटिकल एंड सोशल वे ऑफ लाइफ। ये एक आदर्श तो होती है लेकिन नॉन एग्जिस्टेंट होती है, ये उपस्थित ही नहीं होती, ये एक काल्पनिक स्थान होता है जिसकी केवल कल्पना की जा सकती है कि एक ऐसा परफेक्ट जो प्लेस है जहाँ पर हर एक चीज़ परफेक्ट वे में रहती है, सोशल वे ऑफ लाइफ और पॉलिटिकल सब कुछ परफेक्ट है, तो उसको बोलते हैं यूटोपिया। और इसी का जो उल्टा होता है, इसी का जो एंटोनिम होता है वो डिस्टोपिया होता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है sensationalism and extravagant emotional appeal are the characteristics of which of the following dramatic form। जो सेंसेशन होती है, सबसे ज़्यादा सेंसेशनलिज्म किस में यूज़ किया जाता है और इमोशनल फीलिंग्स को एग्जेग्रेट करके बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है, तो कौन से इन फॉर्म्स में से किस में दिखाया जाता है फ्रेंड्स? सो ऑप्शन ए इज़ राइट हियर। मेलोड्रामा इज़ अ ड्रामेटिक वर्क इन विच द प्लॉट टिपिकली सेंसेशनलाइज्ड
एंड फॉर ए स्ट्रॉन्ग इमोशनल अपील। जो मेलोड्रामा होता है वो उसमें सबसे ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है ऑडियंस को। takes precedence over detailed characterization. Melodrama typically concentrate on dialogue that is often bombastic or excessively sentimental. Sentimental dialogues इसमें यूज़ किए जाते हैं और इमोशंस को इसमें बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है फ्रेंड्स, रादर दैन एक्शन। इसमें एक्शन इतना नहीं होता है जितने सेंटिमेंट्स को इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट ए सोलिलिकी। सोलिलिकी के बारे में यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये पूछा गया है फ्रेंड्स। सो ये एफ में क्वेश्चन गया था क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें सही हैं। ए सोलिलिकी इज़ ए लिटरेरी डिवाइस इन द फॉर्म ऑफ ए स्पीच और मोनोलॉग स्पोकन बाय ए सिंगल कैरेक्टर इन द थिएट्रिकल प्ले और ड्रामा। सोलिलिकी क्या होती है, एक सिंगल पर्सन के द्वारा बोले जाने वाला होता है, जो वो अपने मन में सोच रहा होता है, उसकी जो इनर थॉट्स होते हैं वो उनको एक्सप्रेस करता है फ्रेंड्स, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ पर बी और सी करेक्ट है, सॉरी ए और सी करेक्ट है, तो ये ऑप्शन जो है वो एफ में चला गया था। ए ऑप्शन करेक्ट है और सी ऑप्शन करेक्ट है सोलिलिकी के बारे में, जबकि एक ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए था, मीन्स नॉट ट्रू होना चाहिए था, बाकी सब तो सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेल्ड टू बी वन of the four primary fluids to determine a person's physical condition and type of character comedy of humors। comedy of humors में जो humor explain किए गए हैं इनमें से कौन सा नहीं है फ्रेंड्स। sanguinus is not a primary fluid in Renaissance medical theory that the human body held a balance of four liquids of human blood, फेलगम, कॉलर, येलो बाइल एंड मेलेंकली ब्लैक बाइल। तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स जो कि बेन जॉनसन ने दिए थे वो 4 थे और सेंगिनस जो है उनमें से नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमेडी डील्स विद द रिलेशंस एंड इंट्रीग्यूज ऑफ जेंटलमैन एंड लेडीज लिविंग इन ए पॉलिस्ड सोसाइटी। एक हाईली पॉलिस्ड सोसाइटी के जो जेंटलमैन और लेडीज़ में जो कॉमेडी दिखाई जाती है वो कौन सी होती है फ्रेंड्स। इन द इंग्लिश लिटरेचर द टर्म कॉमेडी ऑफ मैनर्स डिस्क्राइब ए जेनर रियलिस्टिक सैटारिकल कॉमेडी ऑफ रेस्टोरेशन पीरियड। कॉमेडी ऑफ मैनर्स रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स एंड सोफिस्टिकेटेड कोड ऑफ बिहेवियर करंट इन फैशनेबल सर्कल्स ऑफ सोसाइटी। और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इलेबोरेट प्लॉट्स, क्रॉस ड्रेसिंग, इसमें क्रॉस ड्रेसिंग होता है फ्रेंड्स, यूजुअली वुमेन इन मेंस क्लॉथिंग, जो वुमेन होती है वो मोस्टली मेंस के क्लॉथ्स में, कपड़ों में रहती हैं और उसी के कारण वहाँ पर कॉमेडी होती है, उसको कॉमेडी ऑफ मैनर बोलते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एंड साइनिसिज्म, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट मेमोयर। मेमोयर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है ये पूछा गया है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हियर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेमोयर द गिवन ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इन मेमोयर द एम्फेसाइज इज़ नॉट ऑन द ऑथर डेवलपिंग सेल्फ। मेमोयर में क्या होता है, अपने सेल्फ डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं दिया जाता फ्रेंड्स, बल्कि हमारी लाइफ में जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं, उनसे जुड़े हुए जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, बट ऑन द पीपल एंड इवेंट्स दैट आर ऑथर हैज़ नोन। जो हमारी लाइफ के इवेंट्स होते हैं उन पर उनके डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है। मेमोयर हिस्ट्री ऑफ रिकॉर्ड कंपोज फ्रॉम पर्सनल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। हमारे पर्सनल ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस का जो रिकॉर्ड होता है उसको मेमोयर बोलते हैं। सपोज जैसे हम कहीं जाते हैं, वहाँ पर हमें कैसे लोग मिले, हमारा वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा, इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं फ्रेंड्स। अमंग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ पेस्टोरल एलर्जी। पेस्टोरल एलर्जी का एग्जाम्पल इनमें से कौन नहीं है फ्रेंड्स, ये पूछा गया है। और ऑल द गिवन वर्क बिलोंग टू द पेस्टोरल एलर्जी एक्सेप्ट ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही नहीं है। एलर्जी रिटर्न इन ए कंट्री चर्चयार्ड। इट इज़ ए फेमस पोएम बाय थॉमस ग्रे composed in 1751 and first published in 1751. The poem is dignified, gently melancholy elegy celebrating the graves of humble and unknown villagers. तो ये सब आपके पेस्टोरल एलर्जी के एग्जाम्पल हैं, केवल एलर्जी रिटर्न इन कंट्री चर्चयार्ड को छोड़कर। नेक्स्ट देखते हैं, Who among the following writer is known for his epigrammatic prose style? एपिग्रामेटिक प्रोज स्टाइल के लिए कौन से राइटर यहाँ पर जाने जाते हैं? सबको पता है फ्रांसिस बेकन जो है वो एफोरिज्म के लिए और एपिग्रामेटिक स्टाइल के लिए जाने जाते हैं फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू एसे। एसे के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट नहीं है? नोट पर यहाँ ध्यान देंगे फ्रेंड्स। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर।
द फॉर्मल एसे इज़ रिलेटिवली पर्सनल, ये गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि फॉर्मल एसे पर्सनल कभी भी नहीं हो सकते। जो इनफॉर्मल एसेज होते हैं वो पर्सनल होते हैं, फॉर्मल एसेज पर्सनल नहीं होते हैं। ऑल द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट बट दिस इज़ इनकरेक्ट, द फॉर्मल एसेज आर रिलेटिवली पर्सनल, ये पर्सनल नहीं होते हैं। और यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है, इसको आप देख लेंगे। फादर ऑफ एसे माइकल दे मोंटेग्ने, और फादर ऑफ इंग्लिश एसे फ्रांसिस बेकन। फादर ऑफ एसे माना जाता है फ्रेंड्स माइकल दे मोंटेग्ने को, और इंग्लिश एसे के जो फादर हैं वो फ्रांसिस बेकन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लिरिक फॉर्म ऑफ पोएट्री इज़ नॉट ट्रू, लिरिक फॉर्म ऑफ पोएट्री के लिए यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए इज़ नॉट करेक्ट हियर, ए लिरिक कंटेन्स 14 लाइन्स इज़ नॉट ए ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि 14 लाइन का जो पोएम होती है उसको सोनेट बोलते हैं, वो लिरिक नहीं होती है फ्रेंड्स। द टर्म कार्पे डीम मीन्स, यहाँ पर कार्पे डीम का मीनिंग पूछा गया है। ऑप्शन बी इज़ राइट हियर, सी इज़ द डे, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। द टर्म कार्पे डीम मीन्स सीज द डे, इट हैज़ बीन गिवन द ऑप्शन बी, ऑल अदर ऑप्शंस आर नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कार्पे डीम। ये एक लैटिन फ्रेज है और होरेस के जो ओड्स हैं उनमें ये यूज़ किया जाता था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट बायोग्राफी, नॉट करेक्ट, बायोग्राफी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स आप एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पर इस वीडियो को रोककर ये सभी स्टेटमेंट जो हैं पढ़ सकते हैं, सभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। सो ऑप्शन डी इज़ राइट हियर, ऑल गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट अबाउट बायोग्राफी, बट ऑप्शन डी इज़ नॉट करेक्ट। बायोग्राफी इज़ लेटर डे जनर एंड वी फाइंड बायोग्राफीज इन 20th सेंचुरी ओनली। इन्होंने कहा है कि बायोग्राफी जो है वो केवल 20वीं शताब्दी में पाई जाती थी, जबकि ऐसा नहीं है, बायोग्राफीज पहले भी लिखी गई हैं। ए फेबल इज़ ऑल्सो कॉल्ड, फेबल को और क्या कहा जाता है, ए फेबल इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन एपोलॉग, उसको एक एपोलॉग भी बोला जाता है, और यहाँ पर उसकी डेफिनेशन दी गई है, आप पोज करके देख सकते हैं। ए ड्रामेटिक मोनोलॉग इज़ अ टाइप ऑफ पोएम दैट कंटेन्स, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग ऐसी पोएम होती है जो कंटेन करती है इनमें से क्या। So option C is right here. A dramatic monologue is a type of poem that contains one imaginary speaker talking to an imaginary audience. एक imaginary speaker होता है जो कि imaginary audience से बात करता है। और कुछ famous dramatic monologues हैं, Ulysses by Tennyson, and Porphyria Lover by Browning, and My Last Duchess by Browning. Next question is, a story in verse or prose with a double meaning is popularly known as allegory. डबल मीनिंग वाली जो स्टोरीज होती हैं उनको allegory बोलते हैं फ्रेंड्स, और इसको एक्सटेंडेड मेटाफर भी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैलेड, बैलेड की मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स में इनमें से कौन नहीं आता है फ्रेंड्स, नोट पूछा गया है। बैलेड इज़ द कॉमिक इन कैरेक्टर, नेचर, बैलेड जो नेचर में होती है वो कॉमिक नहीं होती है, इज़ नॉट ए मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये इसकी विशेषता नहीं है। ये एक शॉर्ट नैरेटिव फोक सॉन्ग होता है, जैसे हिंदी में बोल सकते हैं जैसे लोकगीत होते हैं, छोटी छोटी कविताएं होती हैं जिनको गाया जाता है, उसको बैलेड बोलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी के बारे में यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये पूछा गया है। So option D is right here. The statement, the first fully developed autobiography is also the most influential. The Confessions of Saint Augustine written in 4th century is correct about autobiography. तो ऑटोबायोग्राफी के बारे में ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है कि जो फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी थी वो कन्फेशंस थी, जो कि सेंट ऑगस्टीन्स के द्वारा लिखी गई थी 4th सेंचुरी में फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, सम स्टेटमेंट हैव बीन गिवन हियर फॉर ट्रेजेडी, फाइंड आउट करेक्ट स्टेटमेंट। ट्रेजेडी के लिए यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं, आप इनको एक बार पढ़ लेंगे और पता लगाएंगे कि कौन से करेक्ट हैं कौन से नहीं हैं। सो ऑप्शन सी इज़ राइट हियर, फॉर ट्रेजेडी द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर, द ट्रेजिक हीरो विल इवोक बोथ आवर पिटी एंड टेरर एंड द हेमर्शिया बिकम्स द रीजन ऑफ हिज डिमाइज। सो ऑप्शन सी इज़ राइट हियर, 2 and 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। और ये ट्रेजेडी की डेफिनेशन एरिस्टोटल के द्वारा जो हमें पीछे पढ़ी है वही दी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट ए क्लोजेट ड्रामा, क्लोजेट ड्रामा के बारे में यहाँ से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रू पूछा गया है। द स्टेटमेंट ए क्लोजेट ड्रामा इज़ इंटेंडेड टू बी रीड रादर दैन टू बी स्टेज्ड इन अ थिएटर इज़ ट्रू अबाउट क्लोजेट ड्रामा। क्लोजेट ड्रामा के बारे में सबसे जो ट्रू स्टेटमेंट है वो ये है कि जो क्लोजेट ड्रामा है वो स्टेज पर एक्ट नहीं किया जाता है, वो पढ़ा जाता है, ओनली रीड किया जाता है। और इसका एग्जाम्पल है जॉन मिल्टन का सैमसन एगोनिस जो कि 1671 में आया था, और थॉमस हार्डी का द डिनास्ट जो कि 3 पार्ट्स में आया था 1903 to 8।
द प्रोज गॉथिक नॉवल डिनोट्स, गॉथिक नॉवल क्या डिनोट करते हैं? ऑप्शन बी, द प्रोज गॉथिक नॉवल डिनोट्स ए टाइप ऑफ प्रोज फिक्शन विच हैज़ बीन सेट इन अ मिडिल एजेस ऑफन सफिस्ड विद ग्लूमी कैसल। जो गॉथिक नॉवल होते हैं वो हॉरर प्लॉट पर बेस होते हैं फ्रेंड, और जो ग्लूमी कैसल्स होते हैं वहाँ पर उनकी सेटिंग्स रखी जाती है। पुरानी टूटी फूटी जो बिल्डिंग्स होती हैं जिनमें टेरर और हॉरर को दिखाया जाता है उनको बोलते हैं गॉथिक नॉवेल्स। Any sort of composition in prose that undertakes to discuss a matter, express a point of view, persuade us to accept a thesis on any subject of simply entertain is. So ये किसकी definition दी गई है? This definition is of essay. Option B is right here. Any short composition in prose that undertakes to discuss a matter, express a point of view, persuades to us to accept a thesis on any subject of simply entertain इज़ एसे। तो ये एसे की डेफिनेशन है फ्रेंड्स, और TGT 2021 का क्वेश्चन है। TGT के ही क्वेश्चंस हम यहाँ पर कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू? द टर्म नोवेल रेफर टू, नोवेल के बारे में यहाँ पर क्या सही नहीं है फ्रेंड्स? द स्टेटमेंट ए ट्रीटाइज ऑन करंट सोशल प्रॉब्लम्स इज़ नॉट ट्रू अबाउट नोवेल। तो नोवेल के बारे में ऑप्शन सी यहाँ पर सही नहीं है, बाकी सब सही हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट ऑटोबायोग्राफी? ऑटोबायोग्राफी के बारे में क्या सही नहीं है? फिर से नोट यहाँ पर पूछा गया है, तो स्टेटमेंट्स आप देख लेंगे। ऑप्शन ए इज़ नॉट करेक्ट। द स्टेटमेंट एंड ऑटोबायोग्राफी कैन नेवर बी ए कनेक्टेड नैरेटिव इज़ नॉट करेक्ट अबाउट ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी के बारे में ऑप्शन ए इज़ नॉट करेक्ट हियर, बाकी सब करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फॉर्म ऑफ ओड? यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें ओड की फॉर्म कौन सी नहीं है? पिंडारिक, होरेशियन, जैकोबियन, इरेगुलर। तो सभी को पता है पिंडारिक भी होता है, होरेशियन भी होता है, इरेगुलर भी होता है। जैकोबियन नहीं होता है। जैकोबियन एक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का पीरियड था जो कि जेम्स 6 के टाइम पर आया था। बाकी देखेंगे, ए फैक्चुअल अकाउंट ऑफ ए पर्सनस लाइफ एग्जामिनिंग ऑल अवेलेबल इन्फॉर्मेशन एंड टेक्स्ट रिलेवेंट टू द सब्जेक्ट। ये किसकी डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है फ्रेंड्स? देख लेंगे। A factual account of a person's life examining all available information and text relevant to the subject is called biography. ये biography की definition है, so option A is right here, biography. Question number 122, which of the following is a pastoral elegy? इनमें से कौन सी pastoral elegy है? तो option C is right here, Lycidas is a pastoral elegy written by John Milton in 1637 and published in 1638, and it is रिटन ऑन द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग, जो मिल्टन के कंटेम्प्रेरी थे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में, और जो कि ड्रॉन्ड हो गए थे, डूब गए थे एक शिपरैक में अगस्त 1637 में, और उन्हीं की डेथ के ऊपर ये लिखी गई थी फ्रेंड्स। लास्ट क्वेश्चन है UPTCT 2021 का, व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ पेट्रार्कन सोनेट? तो पेट्रार्कन सोनेट की जो राइम स्कीम है वो कौन सी है? ऑप्शन ए इज़ राइट हियर, A B B A C D E। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये पेट्रार्कन सोनेट की यहाँ पर राइमिंग स्कीम है, और राइमिंग स्कीम हमें शेक्सपियरन सोनेट की भी याद होनी चाहिए और स्पेंसरियन सोनेट की भी याद होनी चाहिए। पैटर्न भी और राइमिंग स्कीम भी। द राइम स्कीम ऑफ द पेट्रार्कन सोनेट इज़ दिस, जो भी अभी मैंने बताई है। इट इज़ द नेम्ड आफ्टर द ग्रेट इटालियन पोएट पेट्रार्क। ये पेट्रार्क के नाम पर रखे गए हैं। इसके दो पार्ट होते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट पार्ट होता है 8 लाइन्स का जिसको ऑक्टेव बोलते हैं। सेकेंड पार्ट होता है 6 लाइन का जिसको सेस्टेट बोलते हैं, और उसकी राइम स्कीम ये होती है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो UPTCT और PGT दोनों के 2021 के क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हैं, और आप सब देखना इनको कितने सारे क्वेश्चंस लिटरेरी टर्म्स से एक ही ईयर में पूछे गए हैं, तो देख सकते हैं कि लिटरेरी टर्म्स हमारे एग्जाम्स के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन फ्रेंड्स।